तो आज मैं आपको ओटोमान साम्राज्य के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि अक्सर मुस्लिम धार्मिक उलेमा ये कहते हैं कि आज़ादी हमने दिलाई, उसकी क्या सच्चाई है। मित्रों, भारत का मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ था। सर सैयद अहमद खां हमेशा ये कहते थे कि हम मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ रहना चाहिए, अंग्रेज़ी शिक्षा हासिल करनी चाहिए, और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। डॉक्टर सर सैयद अहमद खां और साथ में दो अन्य मुसलमान उस ज़माने में वायसराय की जो ताकतवर एक कमेटी थी, उस कमेटी के मेंबर थे। लेकिन बीच में कुछ वर्षों में मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़रूर हुए थे, लेकिन उसका कारण भारत की आज़ादी नहीं थी, बल्कि तुर्की का खलीफा था। दरअसल ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का खलीफा अपने ज़माने में बहुत ताकतवर साम्राज्य था। आज का जो पूरा पूर्वी अफ्रीका है, जिसमें मोरक्को, इजिप्ट यानी मिस्र, नाइजर, अल्जीरिया से लेकर यूरोप में पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ये पूरा उसका था, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इतना ही नहीं, सऊदी अरब उस वक्त कोई देश नहीं बना था, वो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इजिप्ट हो गया, सीरिया ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। सीरिया नाम का कोई देश उस वक्त अस्तित्व में नहीं आया था। ये सब अलग अलग कबीले थे, लेकिन ये अलग देश नहीं थे। चाहे बहरीन हो या यूएई हो, यानी मिडिल ईस्ट का कोई भी देश, चाहे लेबनान हो, चाहे जॉर्डन हो। और इतना ही नहीं, ओटोमन साम्राज्य ने तुर्की से लेकर मक्का मदीना तक जाने के लिए एक विशाल रेलवे लाइन बनाई थी, जिसे हेजाज रेलवे कहते हैं। इसका नाम हेजाज रेलवे के द्वारा तुर्की के सल्तनत को बहुत इनकम होती थी, क्योंकि जितने भी तीर्थयात्री मक्का मदीना उस समय जाते थे, इस ट्रेन से बैठ के जाते थे, और ओटोमन साम्राज्य की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उसी हेजाज रेलवे से आता था। अंग्रेज तुर्की के खलीफा को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। दरअसल उस वक्त अंग्रेज भी अपना ताकत बढ़ाना चाहते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, और तुर्की का खलीफा भी अपने गजवा ए हिंद के सपने को साकार करना चाहता था। यानी तुर्की के खलीफा का ये सपना था कि वह आज का पूरे भारत पर अपना इस्लामिक झंडा फहराए। और उस ज़माने का भारत, यानी मैं 19वीं सदी के शुरुआत की भारत की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने का भारत यानी आज का पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये पूरा भारत है। लेकिन तुर्की का खलीफा पहले भी कई बार भारत पर हमला करने की सोचा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। सारागढ़ी की लड़ाई हम सबको पता है, जब सिख रेजिमेंट के 21 जवानों ने 10,000 अफ़गानी फ़ौजों को हरा दिया था। तो तुर्की के खलीफा को भारत की सेनाओं की, खासकर गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट की बहादुरी पता थी। अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा पर हमला किया। तुर्की का खलीफा चारों तरफ से घिर गया था। अंग्रेज़ों ने इसके लिए बहुत शानदार कूटनीति का इस्तेमाल किया। एक बेहद काबिल अंग्रेज कर्नल थे, उनका नाम था कर्नल लॉरेंस। उन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता था। वह काहिरा में पोस्टेड थे। उन्हें अरबी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती थी। इसके अलावा उन्हें मिडिल ईस्ट यानी अरब के शेखों की तरह का खान पान अच्छी तरह से आता था। वह हर एक कबीले में जाकर उनकी भाषा में बात करते थे और उनसे घुल मिल जाते थे। उन्होंने पहले ही भाप लिया कि मक्का और मदीना का गवर्नर ये बिल्कुल नहीं चाहता था
कि ये तुर्की नस्ल का खलीफा उसके ऊपर राज करे। दरअसल इस्लाम में भी अलग अलग नस्ल होती हैं और ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जैसे ताजिक नस्ल, तुर्क नस्ल और अरबी नस्ल, ये मुख्य हैं। आप भारतीय नस्ल की तो बात छोड़ लीजिए, इन्हें तो गिनते भी नहीं हैं। ताजिक नस्ल अपने आप को उच्च समझता है। जो तुर्की नस्ल है, बाबर तुर्की था, जो तुर्कमेनिस्तान का जो ओरिजिन है, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। और अरब के लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं। उसके बाद लॉरेंस ऑफ अरेबिया यानी कर्नल लॉरेंस ने अरब के कई कबीलों को आपस में मिलाया। इसमें दमिश्क का कबीला था, हिजाज का कबीला था, मक्का और मदीना का गवर्नर था, सबको मिलाया और ये प्लानिंग किया कि हम बम से हिजाज रेलवे लाइन को उड़ा देंगे, यानी कि ओटोमन साम्राज्य की जो लाइफ लाइन थी उसे उड़ा देंगे। अंग्रेज कई मोर्चे पर लड़ाई किए। एक तरफ गेलीपोली की लड़ाई थी, जिसका वीडियो मैं कभी बाद में डालूंगा। दूसरी तरफ हिजाज रेलवे पर ब्लास्ट होकर के उड़ गया। उसके बाद तुर्की के खलीफा ने एक बेहद भावुक अपील पूरे विश्व के मुसलमानों से की। उसने अपने पैगंबर का नाम लेकर, उनका कसम दिलाकर उनका वास्ता दिया, अपने कुरान का वास्ता दिया कि हमें बचाओ, सारे दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ। आप ये जानकर आश्चर्य होंगे कि अरब मूल के, यानी जितने भी अरब देश हैं, उनके मुसलमानों पर तुर्की के खलीफा का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे अपना खलीफा मानते ही नहीं थे। लेकिन भारत के मुसलमान, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के, जिसमें आज का पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और ये अपना भारत हो गया, यहाँ के मुसलमान तुर्की के खलीफा की अपील सुन के भावुक हो गए। उन्हें लगा कि हमारा इस्लामिक झंडा, हमें अपने खलीफा का साथ देना चाहिए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। यह खिलाफत आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए नहीं था। आई रिपीट, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप इतिहास की किताबें पढ़िए। खिलाफत आंदोलन, जिसमें भारत के मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाए थे, ये भारत की आज़ादी के लिए नहीं था, बल्कि ये इस्तांबुल में, तुर्की के खलीफा का पद फिर से बहाल करने के लिए था। और इसी असहयोग आंदोलन की आड़ में केरल में मोपला यानी कि बहुत पहले त्रावणकोर में केरल के तटीय इलाकों के आसपास अरब से लोग व्यापार करने आते थे, तो उसमें बहुत से व्यापारी यहाँ की महिलाओं के साथ कुछ दिन गुजारते थे। तो उनसे जो संतानें हुई उन्हें मोपला कहते हैं और ये केरल में काफ़ी हैं। तो मोपलाओं ने विद्रोह कर दिया और मोपलाओं ने ये विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं किया, बल्कि केरल के हिंदुओं के खिलाफ किया, खासकर उच्च वर्ग के हिंदू, जिसमें ब्राह्मण्स वगैरह थे। और महज 4 दिनों में 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। आप गूगल पर मोपला विद्रोह सर्च करिए, आपको पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। यानी कि अंग्रेजी सत्ता को भगाने के नाम पर पूरी तरह से एक गंदा खेल खेला गया, जो खेल हिंदुओं के खिलाफ था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने वही किया जो वह करते थे। उन्होंने फूट डालो और राज करो का नीति अपनाई। हिजाज रेलवे उड़ा दिया। गेलीपोली की लड़ाई कई सालों के बाद लड़ते लड़ते 5 सालों में तुर्की का खलीफा यानी ओटोमन साम्राज्य एकदम खोखला हो गया और उसका पतन हो गया। उसे देश छोड़कर भागना पड़ा और बाद में सारे उसके कब्जे में जितने भी देश थे सब टूटकर अलग हो गए, सब एक नए देश बने। उसमें स्पेन, पुर्तगाल,